हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट टीजीटी साइंस के पीवाईक्यू है वो डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हमारा जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2019 वाला, और वहाँ पे हमारे जो 1 to 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 16 से लेके क्वेश्चन 30 तक, क्योंकि यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन की वीडियो लेके आते हैं और यहाँ पे हमारा 19 और 18 ही रहता है, बाकी हमारे जितने भी पीवाईक्यू हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 16 में क्या बोला गया है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कोई भी एक पार्टिकल है वो रेस्ट से एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ शुरू होता है। एट ए टाइम टी सेकेंड, एक टाइम टी सेकेंड के बाद द स्पीड इज फाउंड टू बी 100 मीटर पर सेकेंड। जब हमने टी सेकेंड के बाद उसकी स्पीड देखी तो वो 100 मीटर पर सेकेंड थी। एंड 1 सेकेंड लेटर द स्पीड बिकम्स 150 मीटर सेकेंड। एक सेकेंड के बाद वो कितनी हो गई स्पीड, 150 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या बताना, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ड्यूरिंग द t+1 सेकेंड विल बी। हमें बताना है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है t+1 सेकेंड में वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे होगा। देखो हमसे क्या पूछा गया, पहले बोला था कि कोई भी हमारा जो पार्टिकल वो रेस्ट पे था, तो उसके बाद टी सेकेंड पे उसकी जो स्पीड थी वो कितनी हो चुकी थी, 100 मीटर पर सेकेंड हो चुकी थी। उसके बाद t+1 सेकेंड में ये चेंज होके 150 मीटर पर सेकेंड हो चुकी थी। हमें क्या बताना है, बी और सी के बीच का एक तो डिस्टेंस बताना है और एक हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू बतानी है विच इज ए। तो यहाँ पे देखो, पहले हम यहाँ से बी पॉइंट के लिए अगर यहाँ पे डिस्कस करें, तो यहाँ पे बी पॉइंट पे अगर बी से हमें सी जाना है, तो यहाँ पे देखो u की वैल्यू कितनी है, 100 है, और यहाँ पे पहुंचे हैं तो v की वैल्यू कितनी हुई, 150 हुई, और टाइम कितना लगा है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड लगा है। यही बात हुई है ना। तो यहाँ पे देखो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, वो कितनी है यहाँ पे 150 है, इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी है वो 100 है, प्लस में a की वैल्यू हमें निकालनी है, टाइम की वैल्यू हमें 1 गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हमारे पास आ चुका है। अब हमने डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो s की वैल्यू हमको निकालनी है, यहाँ पे u की वैल्यू 100 है, टाइम की वैल्यू 1 है, प्लस में 1/2 एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 50 आ गई, और टाइम की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 100 आया, ये कैंसिल हो गए, 25 आया, तो ये क्या आया 125 मीटर। एक्सीलरेशन की वैल्यू आई 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस की वैल्यू आई 125 मीटर। तो ये हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 17, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर डिपेंड अपॉन द बेसिस ऑफ। जो क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन है, ये आपका क्लास 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें दिया गया ये वाला क्वेश्चन। मिक्सचर डिपेंड अपॉन द बेसिस ऑफ, जो क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन होता है ना, वो किस बेस पे होता है, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक वो लेते हैं, वेजल लेते हैं, वहां पे एक एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस डालते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना, जो जिस सब्सटेंस की एब्जॉर्बिविटी इस पे कितनी है। तो यहाँ पे हमें सर्कल दिखेगा, यहाँ पे अलग अलग जितनी एब्जॉर्प्शन के हिसाब से वो ऐसे हमें उसमें सब्सटेंस दिखते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा कि किस बेसिस पे होगा, सोल्युबिलिटीज के बेसिस पे होगा नहीं, वोलेटिलिटीज के बेसिस पे होगा नहीं, डिफरेंट कलर्स अंडर सिमिलर कंडीशंस के नहीं, द डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ देयर एब्जॉर्प्शन बाय सेम मटेरियल, कि सेम मटेरियल से उनको एब्जॉर्प्शन का उनका एक्सटेंट कितना रहता है वो उस पर डिपेंड होएगा। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन 4 है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 18, द ट्रू स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अंडरग्राउंड। इनमें से किसका जो वो होता है ट्रू स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, वो किसका होता है, बनाना का। तो ऑप्शन ए हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 19, इन विच स्टेज आर क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल इन मियोसिस। तो ये बायो वाले क्वेश्चन है ना, इनका अगर आपको पता तो ये आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पाचेटीन। तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, कि जो क्रोमेटिड्स है वो किसमें विजिबल होते हैं, मियोसिस के दौरान वो होते हैं पाचेटीन में। उसके बाद क्वेश्चन 20, वैन ए सिल्क क्लॉथ इज रब्ड विद ए ग्लास रोड। एक सिल्क क्लॉथ है, हमें उसको ग्लास रोड के साथ रब करना है। तो जो रोड है हमारी और जो हमारा क्लॉथ है उस पे कौन से चार्ज एक्वायर होते हैं। जैसे हम छोटे थे ना, तो स्केल को अपने हेयर्स पे रब करके डस्ट नहीं उठाते थे, तो वैसी वाली चीज यहाँ पे है कि जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो वहां पे क्या होगा कि जो हमारी रोड है ना वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो हमारा क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो देख लेते हैं, द क्लॉथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज नहीं, एंड द क्लॉथ मीन्स क्या, वो दोनों पे पॉजिटिव होगा नहीं, रोड एंड क्लॉथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज नहीं, बिकम्स, जो रोड होगी वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और जो क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस ऐसे आपको इसको करना था।
उसके बाद क्वेश्चन 21, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय क्वांटम नंबर n एंड l। तो यहाँ पे हमें ये वाले n और l के नंबर दिए गए हैं, तो हमें क्या बतानी है, इनकी एनर्जी बतानी है कि इंक्रीजिंग एनर्जी हम इनको कैसे बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहले हम देखेंगे n प्लस l की वैल्यू, जितनी ज्यादा n प्लस l की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, वहां पे उसकी एनर्जी होगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर किसी केस में n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है तो वहां पे हम देखेंगे कि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी n की उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हमारे पास एनर्जी होगी। पहले n प्लस एल देखेंगे। तो यहाँ पे n प्लस एल कितना आया, ए ऑप्शन में हमारे पास n प्लस एल कितना है, 4 + 1 5। बी ऑप्शन में कितना है, 4। सी ऑप्शन में कितना है, 5। और डी ऑप्शन में कितना है, यहाँ पे 1 लिखो, L1 आएगा, तभी तो यहाँ पे क्या आएगा, D4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या है, 5 है, सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या है, 4 है, थ्री ऑप्शन में हमारे पास 5 है और फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू हमने देखी, तो या तो ए आएगा या तो सी आएगा। इन दोनों में से हमारे पास क्या आएंगी, वैल्यू जाएंगी, सबसे पहले आएंगी। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा कि पहले ए आएगा या तो सी आएगा। यहाँ पे ए और सी है, ये दोनों है। तो यहाँ पे ए सी में से हमने देखा कि n प्लस एल वैल्यू की तो दोनों की 5 है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू किसकी ज्यादा है, ए की। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ए की। तो मतलब क्या कि ए की मैक्सिमम होगी और उसके बाद सी की होगी। तो हमारा ऑप्शन है 4 3 वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, यहाँ भी n प्लस वैल्यू की वैल्यू 4 है, यहाँ भी 4 है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले उसके इन दोनों में किसकी ज्यादा आएगी, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी। तो पहले बी आएगा फिर डी आएगा, तो पहले ए सी बी डी ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन 21 ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 22, ओस्मो रेगुलेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस बाय। कि जो ओस्मो रेगुलेशन होता है ना अमीबा में, जो वाटर बैलेंस के लिए यूज होता है, वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 23, द ओर ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट इज। एल्यूमिनियम बॉक्साइट के लिए जो ओर होती है हमारी, वो क्या होती है, Al2O3 2H2O। तो इसमें समझाने जैसी बात नहीं है, ये फिक्स होती है, ये तो इसका फॉर्मूला ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन 24, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। कि इनमें से हमें बताना है कि एसिड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो आपने क्या ध्यान देना है, सबसे पहले कि हमारा जो एसिड होगा ना, वो चाहे वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, अगर औरों के कंपैरिजन में हमें देखना है तो वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। इट मीन्स क्या, यहाँ पे हमारा एसिटिक एसिड है वो फर्स्ट पे आएगा, तो इसमें नहीं है तो इसको काटो। इन तीन में देखा। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्या, फिनोल है और कार्बोनिक एसिड को पीछे दिया हुआ है, तो इसको भी काटो। अब यहाँ पे कार्बोनिक एसिड दोनों सही है, फिनोल भी दोनों सही है। अब यहाँ पे देखो, एल्कीन है वो इतनी ज्यादा एसिडिक नहीं होती, एल्कीन से ज्यादा हमारा वाटर एसिडिक होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 25, कई क्वेश्चन है ना आपके वो एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दी गई है, मेटल, और यहाँ पे दिया गया है कि उनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब आप देखोगे ना, तो हमें पता है कि आयरन के लिए जो ब्लास्ट फर्नेस होती है वो यूज होती है। हमें कुछ नहीं पता, हमें पता है कि आयरन के लिए ब्लास्ट फर्नेस यूज होती है। तो यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे ढूंढ लो, ब्लास्ट फर्नेस है, ऑप्शन डी में है। तो हमें पता चला कि 2 का डी आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 का डी एक ही ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कर लो या तो। उसके बाद हमें क्या पता है कि यहाँ पे देखो, हमारे पास जो एल्यूमिनियम का दिया गया है ना, एल्यूमिनियम का क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्साइड ऑफ डिजोल्विंग क्रायोलाइट में क्या होता है, क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3Al(F6). तो वहां पे एल्यूमिनियम होता है, तो एक का 1 का क्या आएगा, ए। तो ऐसे 1 का आएगा ए और लास्ट वाले का डी हो गया, सेकंड वाले का डी हो गया, और हमारे पास थर्ड वाले का कॉपर का क्या आएगा, सी, और हमारे पास जिंक का क्या आएगा, बी। ऐसे आपने इसको करना था। क्वेश्चन 25 ऑप्शन 2 इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन 26, विच ऑफ फॉलोइंग हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। इनमें से बताना कि कौन सा हैलाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे नहीं बता सकते ना, SN1 या SN2 के केस में हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि SN1 का केस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। SN1 में कौन सा हैलाइड होता है, प्राइमरी, टर्सरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और अगर हमारे पास SN2 का केस आता है, यहाँ पे हम देखते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, यहाँ पे हम देखते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो यहाँ से अगर यहाँ पे Cl जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे Cl गया तो यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा। तो जब आप इनको देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये क्या है, जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई भी ग्रुप लगा हो या कार्बोकैटायन लगा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक। और नेक्स्ट जब हमारी कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली कार्बन पे हो, तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक। तो यहाँ पे हमारे पास एलाइलिक है, यहाँ पे विनाइलिक है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ना
कार्बोकेटाइन है वो तो आगे कंजुगेशन में जा सकता है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन 26 का। उसके बाद क्वेश्चन 27, टू आइडेंटिकल बाल कोयल्स कैरी इक्वल करंट एंड हैव ए कॉमन सेंटर। दो आइडेंटिकल कोयल हैं, उनमें इक्वल करंट होगा, दोनों का सेंटर है कॉमन है, बट देयर प्लेन्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। लेकिन उनके जो प्लेन्स होती है ना वो राइट एंगल पे होते हैं एक दूसरे के। वट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट होगा ना सेंटर पे वो क्या होगा, इफ द बिल्ड फील्ड ड्यू टू वन कोयल इज एलोन इज बी। अगर एक कोयल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है तो वहां पे सेंटर पे हमें बताना है। तो हमारे पास दो कोयल है, यहाँ पे ऐसे देखो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट तो यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये वाले जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो दोनों के लिए सेम होगी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि B1 इज इक्वल टू B2 होगा, इज इक्वल टू बी मीन्स बी यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं दोनों के लिए। और यहाँ पे वैसे तो अगर फॉर्मूला देखना तो ये वाला होगा, लेकिन इसकी कोई नीड ही नहीं है हमें, तो हमें पता है कि रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर 2B1 B2 cos थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, तो रख देंगे B1 के प्लेस पे भी B डाल देंगे, B2 के प्लेस पे भी B। यहाँ पे B1 पे B2 भी डाला तो 2B स्क्वायर हो गया, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो गया यहाँ से 2B स्क्वायर हुआ और B बाहर आ गया, अंडर रूट 2B आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 4 है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला ऐसे है कि अगर आपने क्या यहाँ पे बहुत बार पूछा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया ये साथ में। उसके बाद क्वेश्चन 28, द टू लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे एमिट। दो लाइट के सोर्स हैं वो कब कोहेरेंट कहे जाएंगे, जब क्या एमिट करेंगे वो, लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी। नहीं, इंटेंसिटी जरूरी नहीं है सेम हो, वेव जो सेम फ्रीक्वेंसी भी जरूरी नहीं है, वेलोसिटी भी जरूरी नहीं है, उनके बीच में जो एंगल होगा ना वो हमारे पास सेम होना चाहिए। मीन्स क्या कि वहां पे जो उनका फेज डिफरेंस है ना वो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 है क्वेश्चन 28 का वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 29, व्हेन ए मास इज हंग फ्रॉम द लवर ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। एक मास है वो हंग किया गया है हमने कि स्प्रिंग का नेग्लिजिबल मास का, एक मास के साथ किया गया है, लवर जो स्प्रिंग हमने लिया है और उसके लवर एंड के साथ हमने किया गया, और स्प्रिंग का मास है वो नेग्लिजिबल है, कोई मास नहीं है उसका। एन एक्सटेंशन एक्स इज प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग। एक हमारे पास यहाँ से देखो एक्सटेंशन क्या मतलब होता है कि यहाँ से हमने यहाँ तक था हमारा स्प्रिंग, एक्सटेंशन करके यहाँ तक एक्स एक्सटेंशन किया हमने, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा ये तो वापस चला जाएगा, स्प्रिंग है ना, छोड़ देंगे तो वैसे चला जाएगा। तो हमें बताना टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, ये कैसे काम करेगा, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसे काम करेगा, जो ऊपर गया नीचे आया। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी होता है, लेकिन यहाँ पे एल के प्लेस पे लेंथ कितनी दी गई है एक्स, तो क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्स बाई जी। तो यहाँ से हमने देखा तो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 30, क्वेश्चन 30 में हमसे क्या पूछा गया, विद रेफरेंस टू द रिएक्शन की MnO4 H2C2O4 इज इक्वल टू MnO2 CO2। हमें बताना है इक्विवेलेंट वेट के MnO4 का। तो यहाँ पे देखो हम कैसे करेंगे इसको, इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, वैसे मोलर मास बाई में एन फैक्टर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे है ना हम यहाँ पे एन फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देख लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हुए हैं। तो इक्विवेलेंट मास कैसे होता है, तो मोलर मास बाई एन फैक्टर, जिसका निकालना है ना वहां पे देखो कि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास KMnO4 है, तो K के लिए +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, प्लस में X, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, ओवरऑल 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x - 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पे ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और MnO2 की क्या हो जाएगी, MnO2 x, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 पे -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, यहाँ से +4 में आया तो मीन्स कितने का चेंज हुआ है, 3 का चेंज हुआ। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 3। तो इसका मोलर मास कितना गिवन है 158 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 52.66। हमारा जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 30 तक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 31 से लेके क्वेश्चन 45 तक। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।